हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी डे। सो इस वीडियो के अंदर हम टॉपिक कवर करेंगे एप्लीकेशन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स टू इकोनॉमिक्स। अभी तक आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स का मतलब पता चल गया होगा एंड इसकी लेक्चर की जितनी भी सारी वीडियोस हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। इसकी पूरी प्लेलिस्ट प्रिपेयर है तो आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं। मैं आपको फिर से बता देती हूँ, बिजनेस इकोनॉमिक्स को हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स भी कह रहे हैं। तो जब भी बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात होगी तो हमें समझ जाना है कि हम इसे मैनेजरियल इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स कुछ भी नहीं होता बल्कि एप्लीकेशन होता है। किसको एप्लीकेट करते हैं हम? बेसिकली इकोनॉमिक्स के अंदर जितनी भी रूल्स मेंशन है, रेगुलेशंस है, प्रिंसिपल्स है, मेथोडोलॉजीज हैं, तो जब उसको प्रैक्टिकल लाइफ में कंपनी उसको अपने बिजनेस के अंदर अप्लाई करती है, अपने बिजनेस को डिसीजन लेने के लिए, बिजनेस में रियल वर्ल्ड जो प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करने के लिए अप्लाई करते हैं जब हम इकोनॉमिक के रूल्स रेगुलेशंस को, तो उसी को हम बिजनेस इकोनॉमिक्स कहते हैं। बहुत ही ईजी है बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है। बिजनेस इकोनॉमिक्स हमें हेल्प करता है कि जो हमारी इकोनॉमी के अंदर थ्योरी, रूल्स, रेगुलेशन मेंशन होते हैं उनको और रियल वर्ल्ड बिजनेस प्रैक्टिसेस को, रियल वर्ल्ड में कौन कौन से सिनेरियोज चल रहे हैं, रियल वर्ल्ड में हमें क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, उन दोनों के गैप को ये फुलफिल करता है। कैसे? अब जो कंपनी है वो इकोनॉमिक के अंदर जितनी भी थ्योरीज वगैरह होती हैं उसको अच्छे तरीके से पढ़ लेती है। फिर उसके बाद वो बिजनेस से कंपेयर करती है कि हमारे बिजनेस में कौन कौन से चैलेंजेस आ रहे हैं। फिर इकोनॉमिक की जो थ्योरी होती है, बिजनेस के जो चैलेंजेस होते हैं, दोनों को मर्ज करा जाते हैं एंड दोनों का गैप क्या होता है? कम हो जाता है। सो बिजनेस इकोनॉमिक्स की जो एप्लीकेशंस होती हैं इकोनॉमिक्स के प्रति, वो काफी ज्यादा यूज होती हैं और दोनों ही केस में इंपॉर्टेंट होती हैं। चाहे हम उसे माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर यूज करें या फिर हम उसे मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर यूज करें। इसको भी मैं आपको डीपली पढ़ाऊंगी आगे आने वाले लेक्चर में, सो स्टे ट्यून फॉर दैट, ठीक है। अभी के लिए हम समझ लेते हैं। माइक्रो का मतलब होता है जब हम इंडिविजुअल में फोकस करते हैं एंड मैक्रो का मतलब होता है जब हम एज अ इकोनॉमी होल में फोकस करते हैं। नाउ अब हम एप्लीकेशंस को पढ़ते हैं वन बाय वन। सो हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन होती है दैट इज डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग। ये जो एप्लीकेशन होती है वो हमें ये कहती है कि जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो हमारी हेल्प करता है इस चीज को समझने में कि हमारा जो कस्टमर है, जो हमारा कंज्यूमर है, उसकी डिमांड क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स है जो हमारे कंज्यूमर की डिमांड को क्या कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हम एट प्रेजेंट फोरकास्ट कर सकते हैं, यानी कि अगर हम अपने मार्केट को एनालाइज करें तो एट प्रेजेंट हम कौन कौन सी चीजों को फोरकास्ट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, उसे पहले से एनालाइज या प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है, फोरकास्टिंग की हेल्प से। तो हमारे जो डिमांड्स होती हैं, प्रोडक्ट की डिमांड, यानी कि हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ सकती है आगे जाके या फिर कम हो सकती है, तो उसको कंपनी पहले ही एनालाइज कर लेती है उसके बारे में। कैसे? फोरकास्टिंग की टेक्निक्स होती हैं, टूल्स होते हैं जो कंपनी यूज करती है एंड इससे कंपनी को पता चल जाता है कि उनका जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, सर्विस है, उसकी डिमांड आगे जाकर बढ़ सकती है या फिर कम हो सकती है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स ही काफी ज्यादा हेल्प करता है कंपनी को समझने में कि कंज्यूमर की डिमांड क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस करें, साथ ही में फोरकास्टिंग करने के लिए भी। एग्जाम्पल यहाँ पे हम ले लेते हैं स्मार्टफोन कंपनी का। अब जो स्मार्टफोन कंपनी है वो डिमांड फोरकास्टिंग टेक्निक्स का यूज करती है इस चीज को एस्टिमेट करने के लिए कि कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स या फिर कितने नंबर ऑफ यूनिट्स उन्हें प्रोड्यूस करनी चाहिए अपकमिंग फेस्टिव सीजन के अंदर। सपोज करते हैं कि दिवाली आने वाली है, तो यहाँ पर स्मार्टफोन की कंपनी पहली प्रिडिक्ट कर लेगी कि फेस्टिव सीजन आने वाला है, दिवाली आने वाली है, तो हमारी सेल, हमारी डिमांड कितनी बढ़ सकती है। तो उसके लिए कंपनियां करेगी, एडवांस में ही प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगी ज्यादा से ज्यादा फोन्स को, ठीक है। एंड कंपनी इस चीज को फोरकास्ट कैसे कर पाएगी? इसके लिए कंपनी अपने पास्ट ट्रेंड्स को चेक करेगी, इनकम लेवल्स को चेक करेगी कंज्यूमर का, साथ ही साथ में कुछ मार्केट सर्विस भी कंडक्ट कर सकती है। अब हमारी सेकंड एप्लीकेशन आती है दैट इज कॉस्ट एंड प्रोडक्शन एनालिसिस। कॉस्ट एंड प्रोडक्शन एनालिसिस हमारी एप्लीकेशन ये कहती है कि जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो फर्म्स की, यानी कि कंपनीज की हेल्प करता है एनालाइज करने में कि उनका कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। कॉस्ट स्ट्रक्चर का हमारा मतलब होता है कि कोई भी कंपनी जब अपना प्रोडक्ट बना रही है तो कौन सी ऐसी कॉस्ट होती है कंपनी की जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है और कौन सी ऐसी कॉस्ट होती है जो वेरिएबल कॉस्ट होती है। फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब है वो कॉस्ट जो कि लगनी ही लगनी है, फिक्स्ड है उसकी अमाउंट, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है वो कॉस्ट जो कि चेंज हो सकती है। तो कंपनी को ये आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है कि उनकी कौन सी फिक्स्ड कॉस्ट है और कौन सी वेरिएबल कॉस्ट है। साथ ही साथ में कंपनी को कुछ प्रोडक्शन टेक्निक्स को ऑप्टिमाइज करना पड़ता है ताकि कंपनी अपनी कॉस्ट को कम से कम कर सके एंड आउटपुट यानी कि
प्रॉफिट जनरेशन ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। अगर कंपनी अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट को, बनाने की कॉस्ट को कम करेगी, तभी तो कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट, ज़्यादा रेवेन्यू अर्न कर पाएगी। तो कंपनी को कॉस्ट एंड प्रोडक्शन एनालिसिस करके यही पता चलता है, ठीक है? यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग फर्म का। अब जो मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, वो कॉस्ट एनालिसिस का यूज़ करती है कि उन्हें प्रोड्यूस इन हाउस करना चाहिए या फिर आउटसोर्स प्रोडक्शन करनी चाहिए। प्रोड्यूस इन हाउस का मतलब होता है जब कंपनी अपने आप ही प्रोडक्ट को जनरेट करती है, एंड आउटसोर्स प्रोडक्शन का मतलब होता है जब कंपनी दूसरी कंपनी से या फिर आउटसोर्स करके प्रोडक्ट को बाहर से मंगाती है एंड उसे सेल करती है। तो यहाँ पर कंपनी क्या करेगी, कॉस्ट को एनालाइज करेगी कि अगर वो प्रोडक्ट खुद से मैन्युफैक्चर कर रही है तब उन्हें कितनी कॉस्ट आ रही है, एंड अगर वो सेम चीज़ आउटसोर्स करके बाहर से मंगा रही है तब उन्हें कितनी कॉस्ट आ रही है, ठीक है? तो कंपनी के जो भी लगता है कंपनी को, जहाँ पर भी उन्हें कम कॉस्ट मिल रही है, वहाँ पर कंपनी इन्वेस्ट कर देगी और अपने प्रोडक्ट को जनरेट करेगी। नेक्स्ट हमारी एप्लीकेशन होती है दैट इज प्राइसिंग डिसीजन एंड पॉलिसीज। इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली जो बिजनेस इकोनॉमिक्स होता है वो हमें कई सारे टूल्स एंड टेक्निक्स प्रोवाइड करता है कंपनी को, जिसके बिहाफ पर जो कंपनी होती है वो डिटरमाइन कर पाती है कि उन्हें अपने प्रोडक्ट का प्राइस क्या रखना चाहिए, यानी कि वो प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज को बना पाती है। इसके अंदर कंपनी अलग अलग वेरियस मार्केट स्ट्रक्चर्स को भी एनालाइज कर सकती है, जैसे कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली। यानी कि कंपनी के पास कई सारे मार्केट स्ट्रक्चर्स होते हैं जो अगर कंपनी चाहे तो इन सारे मार्केट स्ट्रक्चर को वन बाय वन करके एनालाइज कर सकती है एंड इसके बिहाफ पे एंड टूल्स एंड टेक्निक्स का यूज करते हुए अपनी प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज को कर सकती हैं। यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं, सपोज करते हैं एक कंपनी है जो कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर है। अब इस कंपटीशन के अंदर जो कंपनी होगी वो अपनी प्राइस को इलास्टिक रखेगी एज पर डिमांड, बिकॉज यहाँ पर कंपनी का करेगी डिमांड के अकॉर्डिंग अपना प्राइस को सेट कर रही है एंड उसका मेन गोल है ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट करना, यानी कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर बनाना अपने प्रोडक्ट के लिए। अब जो यहाँ पर कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन होगा वो तो रिड्यूस होगा। क्यों रिड्यूस होगा? क्योंकि यहाँ पर कंपनी ने लिमिटेड प्राइस सेट कर दिया अपने प्रोडक्ट का, यानी कि कम प्राइस सेट कर दिया ताकि वो ज्यादा से ज्यादा अपने जो कस्टमर्स हैं उनको अट्रैक्ट कर सके। नेक्स्ट हमारी एप्लीकेशन आती है दैट इज प्रॉफिट मैनेजमेंट। प्रॉफिट मैनेजमेंट के अंदर बेसिकली क्या होता है, जो बिजनेस इकोनॉमिक्स होती है वो हमें प्लानिंग करने में, फोरकास्टिंग करने में या फिर मैनेज करने में प्रॉफिट्स को काफी ज्यादा हेल्प करती है। कैसे? हमने अभी पढ़ा कि जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो कंपनी को टूल्स एंड टेक्निक्स प्रोवाइड करती है, सेम वैसी बिजनेस इकोनॉमिक्स की जो टेक्निक्स होती हैं उसका यूज करते हुए, जैसे कि ब्रेक इवन एनालिसिस, मार्जिनल एनालिसिस, कंपनी इन सारी टेक्निक्स का यूज करते हुए प्लानिंग कर सकती है। प्लानिंग करने का मतलब होता है जब आप एडवांस में किसी चीज को प्लान कर रहे हो। फोरकास्टिंग कर सकते हैं, फोरकास्टिंग करने का मतलब होता है फ्यूचर को फोरकास्ट करना, फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर देना, ठीक है? प्रॉफिट को मैनेज करना, इट इज वेरी सिंपल। प्रॉफिट को मैनेज करने का मतलब क्या होता है, अपने कॉस्ट को कम से कम करना एंड प्रॉफिट को ज्यादा बनाना, ठीक है? तो टेक्निक्स का यूज कर हम ये सारी चीजें कर सकते हैं। टेक्निक्स में हम ब्रेक इवन एनालिसिस और मार्जिनल एनालिसिस जैसी टेक्निक्स का यूज कर सकते हैं ताकि कंपनी अपनी अच्छे तरीके से प्लानिंग कर सके, फोरकास्टिंग कर सके और अपने प्रॉफिट को भी मैनेज कर सके। इसके लिए भी हमारे पास एग्जांपल है। हम मान लेते हैं एक रिटेल स्टोर है, ठीक है? अब जो रिटेलर होता है वो ब्रेक इवन पॉइंट को कैलकुलेट करता है ये चीज को समझने के लिए कि कितने यूनिट्स हैं जो उसे बेचने चाहिए अपने फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट को कवर करने के लिए बिफोर मेकिंग अ प्रॉफिट। यानी कि प्रॉफिट करने से पहले वो क्या करेगा, ब्रेक इवन पॉइंट पे जाएगा। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है एक ऐसा पॉइंट जहां पर कंपनी को नो लॉस और नो प्रॉफिट होता है, यानी कि ना ही कंपनी को कोई प्रॉफिट हो रहा है ना ही कंपनी को कोई कॉस्ट प्रॉफिट हो रहा है ना ही कंपनी को कोई लॉस हो रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या करेगा, रिटेलर ब्रेक इवन पॉइंट को पता करेगा जहां पर कंपनी को ना ही प्रॉफिट होता है ना ही लॉस होता है, एंड वो ये पता करता है कि हमें अपनी कॉस्ट को कवर करना है तो मुझे आखिरकार कितने गुड्स को सोल्ड करना है, ठीक है? नाउ हमारा नेक्स्ट एप्लीकेशन आती है दैट इज कैपिटल बजटिंग एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब ये जो एप्लीकेशन होती है वो ये कहती है कि जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो इवैल्यूएट करता है अलग अलग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को, और अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इससे आती हैं। कैसे? बेसिकली हम इसके अंदर नेट प्रेजेंट वैल्यू, जिसको हम एनपीवी कहते हैं, तो कंपनी इसके अंदर नेट प्रेजेंट वैल्यू का, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का, पे बैक पीरियड का, इन सारी चीजों का यूज करती है इस चीज को एनालाइज करने में कि कंपनी के पास जितना भी पैसा रखा हुआ है, जितना भी धन है कंपनी के पास, उसको कंपनी को कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके लिए भी बिजनेस इकोनॉमिक्स कंपनी की काफी ज्यादा हेल्प करती है, बिकॉज ये अपॉर्चुनिटीज को फाइंड आउट करते हैं कि कंपनी को अपने पैसे कहाँ पर इन्वेस्ट करने चाहिए।
इसके लिए भी मेरे पास एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल ये लेते हैं हम यहाँ पर आईटी कंपनी का। अब जो आईटी फर्म्स होती हैं वो जनरली एनपीवी यानी कि नेट प्रेजेंट वैल्यू का यूज करते हैं, और आईआरआर का मतलब होता है रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो यहाँ पर आईटी फर्म जो है वो नेट प्रेजेंट वैल्यू और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का यूज करती है ये डिसाइड करने के लिए कि कंपनी को कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए। यानी कि मान लेते हैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, तो कंपनी को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। अब वो कैसे कंपेयर करेगी उसे इन्वेस्ट करना है या नहीं इन्वेस्ट करना? इसके लिए कंपनी एनपीवी कैलकुलेट करेगी, आईआरआर कैलकुलेट करेगी, साथ ही साथ वो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स यानी कि कंपनी कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रही है उसको भी ध्यान में रखेगी विद द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। जितना कंपनी इन्वेस्ट कर रही है एंड उसके बिहाफ पर कंपनी कितना रिटर्न चाहती है उसको कंपनी ध्यान में रखेगी। एंड अगर ये कंपनी के लिए प्रॉफिट का सौदा होगा तो फिर कंपनी उसमें इन्वेस्ट कर लेगी, जब कंपनी इन सारी चीजों का क्या करेगी, इन सारी चीजों से अपना कैलकुलेट करेगी प्रॉपर वन टू वन चीजें। नेक्स्ट हमारी एप्लीकेशन आती है दैट इज रिसोर्स एलोकेशन। रिसोर्स एलोकेशन एप्लीकेशन हमें क्या कहती है कि जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो फर्म्स की, कंपनीज की, ऑर्गेनाइजेशंस की गाइड करता है। कैसे गाइड करवाता है? बिकॉज हमें बिजनेस इकोनॉमिक्स ये बताते हैं कि हमें किस तरीके से अपने रिसोर्सेज का यूज करना चाहिए ताकि हमारे जो रिसोर्सेज की वेस्टेज है वो बिल्कुल ना के बराबर हो और बिल्कुल हो ही ना। नो मीन्स नो, यानी कि हमें रिसोर्सेज का बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं करना। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स की हेल्प से जो कंपनीज होती हैं वो ऑप्टिमल यूज करना सीख जाती हैं अपने रिसोर्सेज का, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल। लैंड, लेबर, कैपिटल हमारे कैसे रिसोर्सेज हैं? स्केयर रिसोर्सेज हैं, काफी कम होते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। तो कंपनी इनका यूज करना सीख जाती है थ्रू द हेल्प ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। साथ ही साथ में जब कंपनी अपने रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से इन्वेस्ट कर रही होती है तो चांसेस हाई हो जाते हैं कि कंपनी का जो आउटपुट है वो मैक्सिमम हो जाएगा और कंपनी की जो एफिशिएंसी होगी वो भी बढ़ जाएगी। यहाँ पे भी हमारे पास एग्जाम्पल है लॉजिस्टिक कंपनी का। जो लॉजिस्टिक कंपनी है वो अपने ट्रक्स को एलोकेट करती है ऐसी जगह पर जहाँ पर डिमांड ज़्यादा हाई होती है, यानी कि वो ऐसे रूट पे अपने ट्रक्स को लगाती है जहाँ पे डिमांड हाई होती है। इससे क्या होगा, वो बेसिकली ऑप्टिमाइजेशन मॉडल का यूज़ कर रही है एंड इससे जो ट्रक होगा, जो उसमें फ्यूल यूज़ होगा वो भी कम हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम हो पाएगा, ठीक है। एंड जो सर्विस होगी कंपनी की वो भी इंप्रूव हो जाएगा। क्यों इंप्रूव होगी? बिकॉज उन्होंने अपने ट्रक को ऐसी जगह प्लेस करा जहाँ पर डिमांड ऑलरेडी हाई है। नेक्स्ट हमारी एप्लीकेशन आती है दैट इज इकोनॉमिक इन्वायरमेंटल एनालिसिस। अब ये जो एप्लीकेशन होती है ये बिजनेस की हेल्प करती है इस चीज को समझने में कि जो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स है, मैक्रो इकोनॉमिक का मतलब क्या हो गया, जब हम इकोनॉमी एज अ होल यानी कि पूरी कंट्री की बात कर रहे हैं, हम किसी इंडिविजुअल पे फोकस नहीं है, तब हम इकोनॉमी एज अ होल बात करते हैं तो हमेशा हम मैक्रो इकोनॉमिक की बात करते हैं। इसको हम डीपली आगे भी पढ़ेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में, अभी के लिए आपके लिए इतना काफी है समझना, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे थे कि जो बिजनेस होते हैं वो इम्पैक्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स को अंडरस्टैंड करता है। मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स के अंदर हमारा जीडीपी, इन्फ्लेशन, महंगाई, इंटरेस्ट रेट, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज रेगुलेशंस होती हैं, ये सारी चीजें इंक्लूड होंगी, ठीक है। तो अब बेसिकली क्या करता है, जो बिजनेस होता है उसे ये समझ में हेल्प मिलती है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं वो किस तरीके से इम्पैक्ट करते हैं बिजनेस के ओवरऑल ऑपरेशन को और उसकी स्ट्रैटेजी को। एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी का। अब जो कंस्ट्रक्शन कंपनी होती है वो मॉनिटर करती है, क्या मॉनिटर करती है कि क्या चेंजेस आए इंटरेस्ट रेट के अंदर एंड इन्फ्लेशन, महंगाई के अंदर क्या चेंजेस आए, इंटरेस्ट रेट के अंदर क्या चेंजेस आए, इसको कंस्ट्रक्शन कंपनी पूरा अच्छे तरीके से मॉनिटर करती है एंड इसी के बिहाफ पर वो डिटरमाइन करती है कि कौन सा राइट टाइम होता है जब उन्हें नए रियल स्टेट के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। नाउ हम बात करते हैं स्ट्रैटेजिक प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग का। अब ये जो एप्लीकेशन है ये बताती है कि जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो इकोनॉमिक टूल्स का यूज करती है ताकि कोई भी कंपनी अपने लॉन्ग टर्म डिसीजन ले सके, चाहे वो किसी भी चीज के रिगार्डिंग हो, चाहे हम मार्केट एंट्री की बात करें, एक्सपेंशन की बात करें या फिर कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं। यहाँ पर भी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं फूड डिलीवरी स्टार्टअप का। अब जो फूड डिलीवरी स्टार्टअप है वो एनालाइज करते हैं मार्केट के अंदर कितना कॉम्पिटिशन चल रहा है एट द प्रेजेंट टाइम, साथ ही साथ में कंज्यूमर का बिहेवियर यानी कि कंज्यूमर की डिमांड क्या है, उनका क्या बिहेवियर है, उनकी क्या नीड है, क्या वांट है, इस चीज को एनालाइज करते हैं। साथ ही में इकोनॉमिक ट्रेंड्स यानी कि इकोनॉमी के अंदर एज अ होल क्या ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, इन सारी चीजों को एनालाइज करता है बिफोर एक्सपेंडिंग इनटू अ न्यू सिटी। यानी कि एक फूड डिलीवरी स्टार्टअप है, अगर उसे नई सिटी में एक्सपेंड करना है तो इसके पहले वो क्या करेगा, सारी चीजों को प्रॉपरली एनालाइज कर लेगा ताकि उसे कोई भी लॉस ना झेलना पड़े। अब वो एनालाइज हर एक चीज को कर सकते हैं, चाहे वो मार्केट के अंदर कॉम्पिटिशन हो, कंज्यूमर या फिर उसके जो कस्टमर्स होते हैं उनका बिहेवियर एनालाइज करना हो या फिर इकोनॉमी के अंदर ट्रेंड को एनालाइज करना हो।
नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन की, दैट इज रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एनालिसिस। अब ये जो एप्लीकेशन होती है वो हमें ये कहती है कि जो हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है किसी भी कंपनी की क्या रिस्क क्या होने वाला है। अगर कोई भी बिजनेस एक डिसीजन लेने वाला है तो उस डिसीजन के लिए क्या रिस्क हो सकता है उसको हम पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं। एंड इससे क्या होता है, कंपनी की हेल्प हो जाती है कि कंपनी स्ट्रैटेजीज बना सकती है ताकि वो रिस्क को मिटिगेट करने का मतलब होता है कम कर देना रिस्क को, कि कंपनी स्ट्रैटेजीज बना लेती है। अगर कंपनी को पहले से ही पता रहेगा कि रिस्क क्या हो सकता है तो इसके लिए कंपनी स्ट्रैटेजीज बना लेती है, एडवांस में प्रिपेयर हो जाती है, रिस्क को मिटिगेट करने की कोशिश करती है, कम कर देती है। यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं कार मैन्युफैक्चरर का। तो अब जो कार मैन्युफैक्चरर है वो सिनेरियो एनालिसिस का यूज करता है इस चीज को प्रिडिक्ट करने में कि अगर फ्यूल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे या फिर हमारे अगर इन्वायरमेंट के अंदर रेगुलेशंस रूल्स के अंदर कोई भी चेंजेस आ रहे हैं तो इससे उनकी सेल्स में क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। एंड उसके अकॉर्डिंगली जो कार मैन्युफैक्चर कंपनीज होती हैं वो पहले से एडवांस में प्लान कर लेती हैं इस रिस्क को बियर करने के लिए। सो दिस इज ऑल फॉर द वीडियो एंड आई होप आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट नहीं होगा। एंड इन केस अगर आपको कोई भी डाउट होता है यू मे कमेंट बिलो द वीडियो।